इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बड़ा एक तारीखी ये तारीखी दिन है जो मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ ना। जंगें, ब्लॉक्स बन रहे हैं, शिकस्तें हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, सिस्टम्स गिर रहे हैं, बन रहे हैं। पाकिस्तान दरमियान में जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि ये देखें, मैं ये दहशतगर्दी हो रही, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये सारा जो है ना, ये उस अजाब से बहुत बेहतर है जहां ये कहा जाता था कि पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान जो है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, किसी ने, लोगों ने तोड़ ताड़ के और पता नहीं क्या, पाकिस्तान रहेगा नहीं जनाब, यहां से लोग होंगे नहीं, कंबोडिया बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, ठीक है, लेकिन मुझे दुनिया को एक मुल्क ऐसा बता दें जिसके हालात बहुत अच्छे हैं, जहां वो डॉलर आसमानों से गिर रहे हैं और नौकरियां बट रही हैं, और वो ये जो है ना, ये सारा मैनमेड क्राइसिस है और इसको यहाँ पे बराह करम ठीक किया जाए। ठीक है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुल्क के, ये मैनमेड, ये क्या है कि मतलब उसको 2 सीटें नहीं मिलेंगी, 2 सीटें इधर चली जाओ, भाई इससे मुल्क में मेरे विषय पे क्या असर पड़ेगा? जो 2 खसूसी नशीतें उधर चली जाएं, उधर चली जाएं, हमारे लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा इससे, मुझे बताएं। तो बात ये सारी कि ये देखते हैं कि आगे अल्लाह ताला खैर करेगा। तो ये जो मैं बात पहले कह रहा हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ दोबारा कि क्या वाक़यात है। देखें, 2 चीज़ें। पहली तो ये है कि बड़े मुजाहरे हुए जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हुए तल अवीव में, हज़ारों लाखों लोग, उनकी लेबर यूनियन जिसका मैंने जिक्र कल किया, वो जनाब सड़कों पे निकले, उन्होंने मुजाहरे किए, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे पे उन्होंने जो है वो उनसे पूछा गया कि ये जो भी जंगबंदी नहीं हुई, सीज़फायर नहीं हुई, ये प्रेसिडेंट बाइडेन को वैसे ही इससे पहले इलेक्शंस के होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल संजीदगी से बात कर रहा हूं, इनको अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इनकी बात अगर नेतन्याहू नहीं सुन रहा, और अगर कोई नेतन्याहू इनकी बात नहीं सुन रहा, और ये दुनिया को मैसेज ये भेज रहे हैं, तो फिर नेतन्याहू को सदर बनाते हैं अमेरिका का। अब इनसे कल पूछा कि भाई ये इसकी राह में रुकावट कौन है? इन्होंने कहा नेतन्याहू। इन्होंने नाम लिया कि नेतन्याहू रुकावट है। लेकिन मसला यह है कि ये पिछले 10.5 महीने जो कत्लेआम हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? 41,000 से ज्यादा शहीद हो गए हैं लोग, और अब वो मगरबी किनारे में दंदनाता फिर रहा है। बात यह है कि इसी दौरान जो है जैक सलिवन वापस आए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चाइना से। और चाइना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है वो स्ट्रेटेजिक चैनल एक खुल गया है चाइना और अमेरिका के दरमियान, जो कि रहना चाहिए ताकि बड़ी जो कुव्वतें हैं जो तेजी के साथ जो है वो, आज ये देखें वो ख़त्म हुआ है चाइना अफ्रीका फोरम, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और मतलब बहुत जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो एक्सीडेंटल कोई वॉर ना छिड़ जाए, तो इसलिए अच्छा है कि एक स्ट्रेटेजिक चैनल जो है वो खुल गया, दोनों मुल्कों के द्वारा खुला रहना चाहिए। अच्छा, ये जो है ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है कि वो जो जैक सलिवन वापस आए तो वहां मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है, वहां पे शी जिनपिंग मिले हैं, वहां पे जो वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल मिलिट्री कमांड के, उन्होंने ताइवान का जिक्र किया, लेकिन मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हुआ है। अब वापस आते ही जैक सलिवन ने पहला काम ये किया है कि जो यरगमाली हैं जो हमास के पास हैं, उनके अहले खाना से बात करते हुए कहा है कि अगले चंद दिनों में अमेरिका एक हतमी फाइनल एग्रीमेंट पेश कर रहा है, जिसको इसराइल के पास इस बात का, और ये चाइना से भी बात करके हैं, मैंने कहा ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रेसिडेंट बाइडेन पूरी टीम घर चली जाए अगर इनसे नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। इन्होंने फिर कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट को एक हतमी शक्ल दी जा रही है, और जो मोसाद के सरबराह हैं वो फिर कहीं कतर में घूमते नजर आ रहे हैं, और
डेविड बार्नियर, और वो फिर जनाब इस हफ्ते उन्होंने कमिट किया है कि हम एक फाइनल ड्राफ्ट पेश करने जा रहे हैं। अब कितने फाइनल ड्राफ्ट पेश होंगे खुदा जानता है भाई। किसी पे जनरल असेंबली तैयार हो जाती है, किसी पे रशिया, चाइना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, अमेरिका वीटो कर देता, आखिर में अमेरिका ने पेश कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी अब मसला ये है कि या तो इसको पूरे इस खित्ते को देखें, दो फिर टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को हिट किया हुतीज़ ने, बहुत रिस्ट्रेन, यानी बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं तुर्की के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, कतर के लिए, जो है वो मिस्र के लिए, बाकी मुल्कों के लिए, इवन यूरोप के लिए, कि ये, और पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है कि भाई ये यहाँ पर देखें ना, ये आपके सर के ऊपर ये मौजूद है, ये बहरा अरब के साथ ही तो बहरा अमर है। कितनी दूर आपके जंग हो रही है, ये कितनी दूर इस्माइल हानिया पे अटैक हुआ है, ये आपके बॉर्डर्स के उस तरफ है सारा। अब इशू ये है कि वो जो है वो फिर इस हफ्ते पेश हो रहा है एक फाइनल प्लान, और वो जो फाइनल प्लान है वो पेश हो रहा है, और वो पेश हो रहा है जनाब मोसाद के सरबराह ने मुलाकात की है कतर में। कतर के जो, उनका बड़ा रोल है वैसे, जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, उनसे मुलाकात हुई है, और ये जो है ये फिर दोबारा इस हफ्ते आ रहा है। अब इसको, ये मेरा ख्याल अब काफ़ी हो गया। इसके बाद ये चूँकि बात करके गए थे ना यहाँ से सारे, और जैक सलिवन बात चाइना में करके आए हैं, ये मैं फोर्थ स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। यूएस लेस होस्टेज डील मीडिएटर्स ड्राफ्ट फाइनल टेक इट और लीव इट ऑफर टू प्रेजेंटेड लेटर दिस वीक। इस हफ्ते फिर पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पेश होने जा रहा है इस हफ्ते, तो ये जो है इसके ऊपर भी अगर, और जैक सलिवन ने ये बात की है, ये बात जैक सलिवन ने की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनकी बात चाइना सुन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैक सलिवन ने बात की है। वो जैक सलिवन जो शुरू में एक हॉकिश जिनका रवैया था। 350 में से 50 लाइसेंस बरतानिया ने कैंसिल कर दिए हैं। असलहा देने के जो लाइसेंसेस थे इसराइल को, वो कैंसिल कर दिए। डेविड लेमी जो उनके वजीर जो सेक्रेटरी खारजा हैं, और वैसे तो बरतानिया सिर्फ 1% असला देता है इसराइल की, जो ज़्यादा उनके वेपन्स हैं वो तो अमेरिका और बाकी मुल्कों से आते हैं, लेकिन ये कि 1% में से भी अगर वो 50 काटे हैं। छठे वज़ीर आज़म हैं ये लेबर पार्टी के, छठी ये वज़ीर आज़म हैं जिनके दौर में ये ऐलान हुआ है। ठीक है, डेविड हीथ इससे पहले थे, वो जो 1973 उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, अरबों पे भी लगा दी थी और इसराइल पे भी लगा दी थी असले की। उसके बाद जो है फिर मार्गरेट थैचर के दौर में पाबंदी लगी, जब ये लेबनान इन्वेजन इसराइल ने की थी 1981 में, मार्गरेट थैचर थी उस वक्त। फिर उसके बाद जो है ये टोनी ब्लेयर ने लगाई, जब उनके दौर में एक अटैक हुआ था, उसमें 1400 फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद जो है गॉर्डन ब्राउन के दौर में ये पाबंदी लगी। उसके बाद जो है ये डेविड कैमरॉन के दौर में 2014 में जब ये गज़ा और में हुआ है दोबारा, जब जंग छिड़ी है, तो उस वक्त पाबंदी लगी। तो ये छठी दफ़ा बरतानिया ने एक अलामती पाबंदी है, क्योंकि 1% वेपन्स सिर्फ यूके से आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है। इम्पैक्ट इसलिए है कि एक अहम नेटो अलाई ने जो है वो, एक नेटो अलाई ब्रिक्स मेंबर बन रहा है। नेटो अलाई क्या, नेटो मेंबर टर्की, वो ब्रिक्स मेंबर बन रहा है, दूसरे ने पाबंदी लगा दी, और उन्होंने, ये कई मुल्क फ़लस्तीन को मान चुके हैं। तो अब एक प्रेशर है जो बिल्ड हो रहा है, और उसके नतीजे में ये जैक सलिवन चूँकि चाइना से बात करके आए हैं, चाइना, और मैंने आपसे कहा था ना, ये रशिया के जो इसराइल का मिलिट्री सेक्रेटरी को उन्होंने समन किया हुआ था रशिया में, तो ये जो है ये अब उम्मीद है कि किसी तरफ ये, और ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है। ये वो है जिसके बारे में लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था, स्ट्रेटेजिक डिफीट। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है ना, ये 2 जगह पे होने जा रही है, और 2 जगहों पे स्ट्रेटेजिक डिफीट हो रही है। एक तो इसराइल को यहाँ पे हो रही है मशरिक़ वस्ता में, और दूसरी जो है वो हो रही है यूक्रेन को
यूरोप के अंदर। अच्छा, स्ट्रेटेजिक डिफीट ये है कि इसको मतलब अब मुझे नहीं पता कि मिलिट्री में इसको किस तरह से, स्ट्रेटेजिक डिफीट तो एक मिलिट्री की टर्म है, लेकिन गालिबन जो हमें समझ में आता है वो यही है कि भी एक होती है टैक्टिकल डिफीट, कि आपने छोटा सा कोई मामला हुआ, ये टैक्टिकल विक्ट्री, आपने थोड़ी सी कोई कामयाबी हासिल कर ली, आपने बंदे मार दिए, किसी जगह फतह कर लिया। जैसे कि ये ज़ेलेंस्की ने ये कर्स में घुसा, तो कर्स में घुसने के बाद जो है उसने कहा कि जीत गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टैक्टिकल विक्ट्री हो और उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिफीट हो जाए। स्ट्रेटेजिक डिफीट ये कि लॉन्ग टर्म डिफीट हो जाए आपको, यानी किसी को थप्पड़ मारा और नाच रहे, खुशी से नाचते नाचते छठी मंजिल से गिर गए पीछे। ये है टैक्टिकल विक्ट्री और स्ट्रेटेजिक डिफीट, रोड पे पड़े हुए हैं ठीक है। तो ये लॉन्ग जो है ना, मतलब एक छोटी सी कामयाबी हासिल की, उसको ऐसा उछले कि वो जनाब वो जो टर्म यूज़ की थी ना लॉयड ऑस्टिन ने, कुछ यानी ज़ाहिर फौज का पूरा तजर्बा, फिर इराक, फिर बाइडन का साथ देना पड़ा उनको, लेकिन ये जुमला उनका है। सबसे पहले कहा था कि इसराइल को स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, आप लोग मार दें 20,000, 40,000, 50,000, ये वो सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली आपको डिफीट होगी। ये टैक्टिकल विक्ट्रीज हैं, चाहे जितने 100 या 1000 या जो मर्जी लोग आप शहीद करें। अच्छा, फिर एक तो है ना टैक्टिकल डिफीट छोटी सी हो गई, ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है। दरमियान में जो वो आ जाती है वो ऑपरेशनल डिफीट, कि एक जगह जंग हुई और वो हार गया, जीत गया कोई भी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है वो तो एक होती है मेरे ख्याल से टैक्टिकल डिफीट, एक होती है ऑपरेशनल डिफीट, एक होती है स्ट्रेटेजिक डिफीट गालिबन, एक होती है कंप्लीट डिफीट, बिल्कुल टोटल। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट अभी इस तरह से देखें ना कि ये नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, क्या बात है नेपोलियन की, फ्रांस, नेपोलियन के बगैर तो स्ट्रेटेजी कोई पढ़ ही नहीं सकता। अब नेपोलियन जो है वो 1812 में वो घुस गया, उस पूरी दुनिया में लड़ रहा है, इधर उधर, कभी इजिप्ट उतर गया, कभी वहाँ से वो टीपू सुल्तान को मदद के लिए जाना है, कभी कुछ करना है, वो पूरी करते जनाब वो वही रशिया पे चढ़ाई कर दी, और फिर वही जनरल फ्रॉस्ट या जनरल विंटर 1812। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक हुई ना कि अंदर दाखिल हो गए, मैं मॉस्को पहुंच गया था, मॉस्को, स्ट्रेटेजिक डिफीट। अब स्ट्रेटेजिक डिफीट का नतीजा क्या निकला कि अगले साल यानी 1812 में उसकी फौज कट गई यूरोप के अंदर, इत्तेहाद बाकी जो मुल्क थे उन्होंने कहा अरे ये तो नेपोलियन हार गया है। वो 6 मुल्कों की का एक अलायंस बना, वो 1813-14 में वो फिर 6 कोलिजन ने मिलके इसको नेपोलियन को शिकस्त दी और इसको पकड़ के वहाँ पे एल्बा जजीरे पे बहरे रोम में इसको कैद कर दिया। नेपोलियन के जो आखिरी दिन है ना, नेपोलियन के आखिरी दिन बड़े अजीब हैं। नेपोलियन वहाँ से फरार हो गया, वहाँ से नेपोलियन उस जजीरे से फरार होकर वापस फ्रांस पहुँच गया, और फ्रांस पहुँचने के बाद इसने कोई इसके जो दोस्त अहबाब थे नॉर्थ फ्रांस में पहुँचा, यहाँ लैंड हो गया, फिर इसने कहते हैं 100 डेज रूल, इसने ऐलान कर दिया कि मैं 100 दिन तक, ये फरार हो गया था। इसको यूरोप के, क्योंकि मैं डिफीट कैसे दोबारा पहुँचूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर वो फाइनल इसको डिफीट हुई जिसको वाटरलू, और उसके बाद इसको वहाँ ले गए अटलांटिक में सेंट हेलिना जजीरे में इसको कैद किया, वहाँ पे फिर इसको स्टमक कैंसर हुआ, वहाँ इसकी डेथ हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की जो लास्ट डेज हैं वो बस वो जो जनरल फ्रॉस्ट और विंटर के चक्कर में आके, अब ये जनाब एक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ये मामला, इसको देखें हर हाल में सीज फायर करना है, हर हाल में। इजिप्ट, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा कि इजिप्ट और कतर और बाकी अरब अलाइज और बाकी रीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए। हम इसको बिल्कुल एक्सकेलेट करके पूरे खत्ते को वोल्केनो नहीं बनाना चाह रहे।